तो जेनित्सु डीमन स्लेयर का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर एंड काफी ज्यादा डीमन स्लेयर फैंस का तो फेवरेट कैरेक्टर भी है। और जेनित्सु की तो वो नींद में लड़ने वाली फाइटिंग स्टाइल के तो हम सभी काफी ज्यादा दीवाने एंड काफी ज्यादा कायल हैं। बट एक फाइट ऐसी भी होती है जिसमें जेनित्सु नींद में नहीं बल्कि अपने पूरे होश आवाज में लड़ता है। और जेनित्सु की वो फाइट होती है काइगाकू के साथ, जो कि उसका सीनियर था एंड उसी के साथ फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरो के अंडर में ट्रेनिंग भी करता था। तो अब जेनित्सु और काइगाकू के बीच में शक क्या हो जाता है कि बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं बैठा हूं ना, मैं आपको सारी बात बताता हूं। तो देखिए, काइगाकू एक ऐसा बंदा है जो कि खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसे झूठ बोलना पड़े, गंदा संदा पानी पीना पड़े, या फिर चोरी करनी पड़े, या फिर खुद की जगह किसी और को मरवाना पड़े। और ऐसा काइगाकू एक बार कर भी चुका है स्टोन हाशिरा ग्योमे एंड उसके साथ रहने वाले बच्चों के साथ। तो अगर आपको ये कहानी भी जाननी है तो इस वीडियो की लिंक आपको कहीं पर पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। एंड उस वीडियो के अंदर ग्योमे की पूरी बैक स्टोरी भी है, तो वीडियो भी काफी ज्यादा छोटी है तो आप उसे आराम से देख सकते हैं। तो एक बार काइगाकू एज ए डीमन स्लेयर एक मिशन पर जाता है और उस मिशन पर काइगाकू का एनकाउंटर होता है अपर मून वन कोकुशिबो से। और एनकाउंटर होते के साथ ही काइगाकू को ये बात पता लग जाती है कि ये बंदा तो अपनी लीग से बाहर है, और वो अपनी जान को बचाने के लिए कोकुशिबो के पैरों में गिर जाता है और उससे अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है। अब इस पॉइंट तक अपर मून डीमंस की संख्या भी हाफ हो चुकी थी, क्योंकि ग्युतारो डाकी तो पहले ही मर चुके थे एंड हान तेंगु एंड ग्योको भी सोर्ड स्मिथ विलेज आर्क के अंदर मर जाते हैं। तो इसीलिए कोकुशिबो काइगाकू को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि उसे एक डीमन बनना होगा। अब काइगाकू तो था ही ऐसा बंदा कि वो तो जीने के लिए कुछ भी करेगा, तो वो कोकुशिबो की इस बात पर एग्री कर जाता है। इसके बाद में कोकुशिबो उसे अपना एक काफी अच्छा अमाउंट ऑफ ब्लड देता है और कहता है कि अगर इस खून की एक भी बूंद नीचे जमीन पर गिरी तो वो उसे सर से लेकर पैर तक फाड़ कर रख देगा। ये सुनकर काइगाकू अपने कपकपाते हाथों से उसकी खून की आखिरी बूंद तक को पी जाता और एक डीमन में बदल जाता और रिप्लेस करता मींस जगह लेता अपर मून 6 की। तो अब जब इन्फिनिटी कैसल आर्क में सभी आशिरा सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जेनित्सु इन्फिनिटी कैसल के अंदर घुसते के साथ ही काइगाकू को ढूंढना शुरू कर देता है। और जेनित्सु की हियरिंग एबिलिटी तो है ही एकदम खतरनाक। लेकिन अब एक सवाल ये भी आता है कि जेनित्सु को ये बात पता कैसे लगी कि काइगाकू एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका है। तो शायद आपको याद ही होगा कि जब तांजीरो, इनोसके और जेनित्सु अपनी हाशिरा ट्रेनिंग की लास्ट स्टेज पे थे, तब जेनित्सु के पास एक लेटर आता है एंड उसी लेटर में काइगाकू के बारे में सब कुछ लिखा होता है एंड उसमें कुछ और भी लिखा होता है, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। अब जैसे इन्फिनिटी कैसल में इन दोनों का आमना सामना एक दूसरे से होता है, काइगाकू हमेशा की जैसे जेनित्सु का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे तुम तो अभी भी एक छोटे से ब्रैट हो। लेकिन इसके रिप्लाई में जेनित्सु कहता है कि काइगाकू अब तुम एक डीमन बन चुके हो और अब तुम मेरे सीनियर भी नहीं हो। जेनित्सु की इस बात को इग्नोर करते हुए काइगाकू कहता है कि अरे तुम तो अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम तो अभी भी पहले की तरह एकदम कमजोर से हो। और जब जेनित्सु इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता तो वो कहता है कि कम ऑन जेनित्सु, अब शर्माओ मत, अब तुम क्या एक पिलर बन चुके हो, मींस एक आशिरा बन चुके हो, और क्या तुम्हें थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म के अलावा और कुछ फॉर्म भी आती है। और ये कहकर काइगाकू जोर जोर से हंसने लग जाता है। लेकिन इस बार जेनित्सु हमेशा की तरह चुप नहीं रहा, उसने तुरंत ही काइगाकू को पलटकर जवाब देते हुए कहा कि चलो तुम मेरी तो छोड़ो, लेकिन तुम तो अभी भी एक टेम्परेरी अपर मून हो जिसे बस खाली जगह बढ़ने के लिए रखा गया है। जेनित्सु का ये जवाब सुनकर काइगाकू पहले तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि जेनित्सु ने आज से पहले कभी भी उसे पलटकर जवाब नहीं दिया था। बट फिर तुरंत ही काइगाकू कहता है कि अरे तुम तो अब पलटकर जवाब देना भी सीख गए हो। लेकिन अब जेनित्सु थोड़ा और ज्यादा सीरियस होकर पूछता है कि आखिर क्यों तुम्हारे जैसा एक राइटफुल सक्सेसर थंडर ब्रीदिंग का एक डीमन बना। और वो चिल्लाते हुए ये भी कहता है कि अगर तुम एक डीमन नहीं बनते तो ग्रैम्स को कभी भी अपनी जान नहीं लेनी पड़ती। हाँ, जेनित्सु के पास हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के लास्ट में जो चिट्ठी आई थी उसमें काइगाकू के अलावा ये भी लिखा हुआ था कि उसके मास्टर ने खुदकुशी कर ली है। तो जिगोरो एक फॉर्मर थंडर हाशिरा और एक फॉर्मर थंडर पिलर भी था। तो इसीलिए जब काइगाकू एक डीमन बना तो शायद जिगोरो को लगा होगा कि काइगाकू उसी की वजह से एक डीमन बना है, तो इसीलिए शायद उसने अपनी जान दे दी होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद ऐसा कोई नियम हो कि जिस भी हाशिरा का स्टूडेंट कोई डीमन बन जाएगा उसे अपनी जान देनी होगी। लेकिन जेनित्सु को तो इस बात का सबसे बड़ा दुख ये है कि जब उनके मास्टर ने खुदकुशी की, खुद की जान ली, तब उनका कोई सर काटने भी नहीं है, उन्हें खुद ही अपने पेट को काटकर मरना पड़ा। और जेनित्सु यही बात काइगाकू से भी कहते हुए बोलता है कि वो बिना किसी के उनके गले को काटे और दिल पर स्टैब की एक स्लोली और एक पेनफुल डेथ मरे, और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उनका एक स्टूडेंट एक डीमन में बदल गया। लेकिन काइगाकू तो इतना ज्यादा आरामी था कि उसे तो इन सभी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो हंसते हंसते कहता है कि दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, तो क्या करूं, मैं दुखी हो जाऊं, मैं तो उस बुड्ढे के बारे में केयर भी नहीं करता हूं, मैं तो हमेशा उन लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं जो कि मेरी वैल्यू करते हैं। और काइगाकू तो आगे ये भी कह देता है कि मुझे तो ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वो बुड्ढा एक पेनफुल डेथ मरा। मैं हमेशा काफी ज्यादा हार्डवर्क करता था, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपना सक्सेसर बनाया ही नहीं। वो बुड्ढा तो मेरे और तुम्हारे
तुम्हारी जैसी मिट्टी के बीच में अपने सक्सेसर का टाइटल बांटने जैसी बेकार बातें करता रहता था। भले ही वो बुढ़ा एक पिलर हो, लेकिन उसमें दिमाग तो बिल्कुल नहीं था। और ये बात कहकर काइगाकू फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और अपने मास्टर के बारे में ये सभी बातें सुनकर जेनित्सु को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि आप उसके गुस्से का अंदाजा सिर्फ उसके चेहरे को देखकर लगा सकते हो। और वो गुस्से में आकर कहता है कि अगर मैं डर्ट हूँ तो तुम एक गार्बेज हो, क्योंकि भले ही मैं लाइटिंग स्टाइल की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को यूज कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो खुद को इतना ज्यादा स्किल्ड बोलते हो, लेकिन फिर भी तुम सभी फॉर्म्स को छोड़कर फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हो। ये सुनकर काइगाकू गुस्से में कहता है कि तुम मुझे खुद से कंपेयर मत करो। एंड इसी के साथ वो जेनित्सु पर थंडर ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म का यूज कर उस पर अटैक कर देता है। बट जेनित्सु इस अटैक को ऐसे डोज करता है जैसे वो उसके लिए कोई बच्चों का खेल, और वो काइगाकू से कहता है कि ट्रैश टू स्लो। अब काइगाकू ये भी रियलाइज करता है कि जेनित्सु ने सिर्फ उसके अटैक को डोज नहीं किया था, बल्कि उसकी गर्दन पर एक अटैक भी किया था। और ये देखकर काइगाकू कहता है कि ये तो एकदम एक डिफरेंट इंसान की जैसे मूव कर रहा है। ये देखकर काइगाकू को यकीन ही नहीं होता और वो खुद को समझाने के लिए कहता है कि ये पंख अभी भी मेरे सामने कुछ नहीं है। एंड भले ये थोड़ा सा ताकतवर हो गया हो, लेकिन ये कभी भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता कि एक अपर मून को हरा सके। जेनित्सु सिर्फ मिट्टी है जो कि हमेशा रोता रहता है एंड उसके अंदर कोई भी प्राइड और गट्स नहीं है। और रही उस बुड्ढे की बात, तो वो चाहता था कि मैं इस डर्ट के साथ अपनी सक्सेसरशिप को शेयर करूं। एंड हर किसी को एक ना एक दिन तो मरना ही होता है, एंड तुम और वो बुड्ढा कोई एक्सेप्शन नहीं हो। ऐसा कहते के साथ ही काइगाकू जेनित्सु पर थंडर ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बोल का यूज कर उस पर अटैक कर देता है। और काइगाकू सिर्फ एक ही मोमेंट पे उस पे 5 स्ट्रेट अटैक करता है। ये देखकर जेनित्सु कहता है कि जरूर तुमने काफी सारे लोगों को खाया होगा, अब क्या तुम्हें सही और गलत के बीच में फर्क भी नहीं महसूस होता है। काइगाकू कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। और अब काइगाकू थंडर ब्रीदिंग का एक और अटैक करते हुए कहता है कि जो लोग मुझे करेक्टली जज करते और मुझे एक्सेप्ट करते वो लोग तो सही है, और जो लोग मुझे बैडली जज करते और मुझे रिजेक्ट करते वो लोग गलत हैं। काइगाकू का ये अटैक जेनित्सु पर हिट कर जाता है, लेकिन जेनित्सु तो अभी भी काइगाकू एंड अपने मास्टर के साथ किए गए ट्रेनिंग दिनों को याद कर रहा था। एंड क्योंकि काइगाकू एक डीमन बन चुका था, तो इसीलिए उसकी ब्लड डीमन आर्ट की वजह से उसके अटैक और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। एंड उसके अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं थे, ये अटैक स्किन के अंदर क्रैक डाल देते हैं, धीरे धीरे फ्लैश को जलाना शुरू कर देते हैं। काइगाकू अब जेनित्सु को नीचे फेंकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा कोई ऐरा गहरा नहीं बल्कि स्पेशल हूँ। एंड अब आप देखिए कि लड़ाई में यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी जेनित्सु अपने मास्टर के ख्यालों में खोया हुआ है, जिसमें उसके मास्टर उसे काइगाकू जैसा बनने को बोल रहे थे। और वो सिर्फ अपने मास्टर के बारे में नहीं बल्कि काइगाकू के बारे में भी सोचता है कि कैसे जिगोरो के अदर स्टूडेंट पहले काइगाकू का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि उसे थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म नहीं आया करती थी। एंड थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म ही सबसे ज्यादा बेसिक फॉर्म भी है। और जेनित्सु ये भी सोचता है कि भले ही हम दोनों पहले एक दूसरे से हेट करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी हमेशा से रिस्पेक्ट करता था और तुम भी मेरे लिए मास्टर जितना ही इंपॉर्टेंट थे। और अब जेनित्सु अपने मास्टर को सॉरी बोलते हुए कहता है कि सॉरी मास्टर, अब हम दोनों के रास्ते यहाँ से अलग अलग होते हैं। इसके बाद जेनित्सु तुरंत ही खुद को संभालता है और ये देखकर काइगाकू कहता है अरे अभी भी तुम्हारे पास कुछ स्ट्रेंथ बची हुई है। और काइगाकू के ऐसा कहने के सिर्फ कुछ सेकंड बाद जेनित्सु काइगाकू पर एक अटैक करता है और वो ये अटैक थंडर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म ब्रीथ ऑफ थंडर का यूज करके करता है, जिसे खुद जेनित्सु ने बनाया था। और जेनित्सु की ये न्यू फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सिर्फ इसके एक अटैक से वो काइगाकू के सर को काट देता है। ये देखकर काइगाकू कहता है कि ये अटैक कैसा, ये तो इतना ज्यादा तेज था कि मैं तो इसे देख भी नहीं पाया, और ये थंडर ब्रीदिंग की फॉर्म कौन सी है मैं तो इसे जानता भी नहीं। तो वो बुढ़ा जरूर ही फेवरेट खेल रहा होगा, क्योंकि उसने तुम्हें ये फॉर्म सिखाई, मुझे नहीं। अब जेनित्सु काइगाकू को बताता है कि नहीं, मुझे फॉर्म ग्रैम्स ने नहीं सिखाई, ये तो थंडर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म है जिसे मैंने खुद ने इन्वेंट की है। एंड ग्रैम्स कभी भी फेवरेट नहीं खेलते थे, एंड मैं तो इस फॉर्म को तुम्हारे साथ में यूज करना चाहता था, ना कि तुम्हारे अगेंस्ट में। और ये सुनकर काइगाकू को तो यकीन ही नहीं होता कि जेनित्सु जैसा इंसान जो कि सिर्फ थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर सकता, उसने खुद से एक न्यू फॉर्म को क्रिएट कर दिया है। और बंदे का घमंड तो देखो कि जेनित्सु से हारने के बाद में अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो हार चुका है। लेकिन फिर काइगाकू गिरते हुए जेनित्सु को देखता है एंड सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अब जेनित्सु में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं बचा, तो वो इतनी ऊंचाई से गिरकर जरूर मर जाएगा। बट तभी वहां पर तमायो का पार्टनर युशिरो आ जाता है एंड वो काइगाकू से कहता है कि जो लोग कभी भी किसी और को कुछ नहीं देते उन्हें बदले में कुछ मिलता भी नहीं है, एंड यहाँ पर सिर्फ तुम अकेले मरने वाले हो। एंड ये कहकर वो जेनित्सु को गिरने से बचा लेता है। एंड इस तरफ तो युशिरो जेनित्सु की वुंड्स को ट्रीट कर रहा था, एंड दूसरी तरफ बेहोशी की हालत में जेनित्सु एक अलग ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा चुका था, जिसमें वो अपने मास्टर से काइगाकू के डीमन बनने के लिए माफी मांगता है एंड कहता है कि वो उनके जिंदा रहते हुए एक आशिरा, एक पिलर बनना चाहता था। और जेनित्सु अपने मास्टर से भी कहता है कि मास्टर शायद आप मुझसे हेट करते होगे, लेकिन उसका मास्टर होते हुए जेनित्सु से कहता है कि नहीं जेनित्सु, तुम ही मेरे प्राइड और तुम ही मेरे जॉय हो। और ये बात सुनकर जेनित्सु भी रोने लगता है एंड इसी के साथ ही फाइट भी खत्म हो जाती है एंड जेनित्सु को युशिरो बचा लेता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इन जैसी वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।